नमस्कार बंधुओं। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर कुछ सामान्य संधि समास पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी हो जाए तो पहले वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो उन विद्यार्थियों की बात को सर्वोपरि मानते हुए ही आज आप देखेंगे समास के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए हम परिभाषा बहुत ही संक्षेप में और सार्थक शब्दों में देखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बहुत सटीक और संक्षिप्त परिभाषा है ये। एक बार फिर से देखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। विग्रह करने वाले यानी दोनों को पदों को अलग अलग करने के लिए तोड़ने के लिए समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, उन्हें पूर्व पद और उत्तर पद समास विग्रह भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सत्य असत्य में सत्य पूर्व पद है और असत्य उत्तर पद है। समस्त पद जैसे उदाहरण कुछ और देखिए। युद्ध भूमि पूर्व पद युद्ध है और उत्तर पद भूमि है। जन्म मरण में जन्म पूर्व पद है और मरण उत्तर पद है। चतुरानन में चतुर पूर्व पद है और आनंद उत्तर पद है। इस प्रकार से समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल से जो संबंध एक शब्द के रूप में परिवर्तित होता है उसे हम समास कहेंगे, जिसे बहुत सरल शब्दावली में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो ये आपने परिभाषा देखी। समास के भेद के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत है। कुछ विद्वान 6 भेद मानते हैं, कुछ विद्वान 4 भेद मानते हैं। हमने सरलता की दृष्टि से और विशेषताओं की दृष्टि से समझते हुए हमने 4 भेद माने हैं। और आइए सबसे पहले हम देखें तत्पुरुष समास, दूसरा समास बहुब्रीहि समास, और तीसरा द्वंद्वय समास, और चौथा अव्ययी भाव समास। आइए सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में देखें। जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए समस्त पद में यश प्राप्त का विग्रह होगा यश को प्राप्त, शरणागत शरण में आगत, ग्रामगत ग्राम को गत, ग्रहगत ग्रह को गत, स्वर्गगत स्वर्ग को गत, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, शोकाकुल शोक से आकुल, गुण युक्त गुण से युक्त, तुलसीकृत तुलसी से कृत, रेखांकित रेखा से अंकित, हस्तलिखित हस्त से लिखित, गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त, अनुभव जन्य अनुभव से जन्य, ज्ञान युक्त ज्ञान से युक्त। अर्थात अभिप्राय यह है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति का लोप होता है और इसमें जो 8 विभक्तियां हैं उसमें से पहली और 8वीं विभक्ति को छोड़ कर के बाकी जो विभक्तियां हैं उनका उपयोग इनके अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो आपने देखा कि जहाँ दूसरा पद प्रधान हुआ और पहले पद के साथ लगी विभक्ति लोप हो गई और इस प्रकार से जो समस्त पद के रूप में वो 2 या 3 शब्द जो हैं वे एक शब्द में परिणत हो गए। इसी प्रकार से आप देखें इसके बाद जो विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम समझें और देखें तो कर्मधारय समास भी तत्पुरुष का भेद ही माना जाता है। इसलिए इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। फिर से देखें कर्मधारय का एक सरल सा स्वरूप और उसकी परिभाषा। कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है। इस प्रकार इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो गया, या एक पद उपमान होता है दूसरा पद उपमेय होता है। कुछ उदाहरण देखिए। विशेषण विशेष्य के समस्त पद के उदाहरण देखिए। जैसे नील गाय विग्रह है उसका हो जाएगा नीली है जो गाय, नीलांबर नीला है जो अंबर,
श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकमल, नीला है जो कमल। महाराज, महान है जो राजा। महाजन, महान है जो जन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। इसमें दोनों पद जो हैं विशेषण विशेष्य के हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखें विशेषण की स्थितियों को, विग्रह को, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महा है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। दुरात्मा यानी बुरी है जो आत्मा। इस प्रकार से आपने देखा। ठीक इसी प्रकार से उपमान उपमेय के पद भी हैं जो समस्त पद में रूप में है। जैसे चंद्रमुख, तो इसमें चंद्रमा उपमान है और उपमेय मुख है। इसी प्रकार से चंद्र के समान मुख। कमल, चरण, कमल के समान चरण। देहलता, देह रूपी लता। कनक लता, कनक के समान लता। नरसिंह, नर रूपी सिंह। भुजदंड, दंड के समान भुजा। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्मधारय समास के अंतर्गत कुछ पद और शब्द जो हैं वे पूर्व पद विशेषण थे, उत्तर पद विशेष्य, और कुछ पद उपमान थे और कुछ उपमेय थे। दोनों पद मिलकर के ही कर्मधारय समास का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार देखें आप आगे द्विगु समास। द्विगु समास यह कर्मधारय समास का ही भेद है। समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह का बोध कराता है। तो देखिए पहला इसके अंतर्गत उदाहरण, समस्त पद है पंचवटी, यानी पहला पद पंच यानी 5, विग्रह हो गया पंचवटों का समाहार या समूह। नवरत्न में नव यानी 9 रत्नों का समाहार। त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। सतसई 700 का समाहार। तो इस प्रकार आपने द्विगु समास के अंतर्गत देखा कि पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद मिलकर वे किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से आइए आप देखें दूसरा समास। दूसरे समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और सारा समस्त पद किसी अन्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अब इसमें आप देखिए समस्त पद है नीलकंठ, विग्रह हो जाएगा उसका नीले कंठ वाला या जिनका कंठ है नीला, अर्थात जो विशेष अर्थ लिया जाता है वे शिव के संदर्भ में लिया जाता है। तो जहाँ समस्त पद किसी अन्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वो बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन, 10 आनन वाला, 10 मुख वाला रावण। पीतांबर, पीत अंबर वाला श्री कृष्ण। घनश्याम, जो घन के समान श्याम है वह श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला यानी कि विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात तो श्री कृष्ण। कुछ उदाहरणों को आपको देख कर के ये थोड़ी सी भ्रम और मनस्थिति में कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कुछ उदाहरण ऐसा लगता है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में एक समान है, तो क्या अंतर है? तो आइए देखें हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर को। कर्मधारय और बहुब्रीहि के उदाहरण को आपने पढ़ा। आपने कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय समास के अंतर्गत भी दिए गए हैं और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी। क्या आपने उनके विग्रह रूप को ध्यान दिया? एक बार फिर यदि आप उन दोनों के ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्मधारय में एक पद विशेषण है या उपमान था, या दूसरा पद विशेष्य या उपमेय था। जैसे पीतांबर में पीत यानी विशेषण है और अंबर विशेष्य है। घनश्याम में घन उपमान है और श्याम उपमेय है। परंतु बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। पीतांबर का विग्रह इस दृष्टि से इस प्रकार होगा, पीत अंबर वाला, और घनश्याम का विग्रह होगा, घन के समान श्याम है जो। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर्मधारय में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान, दूसरे पद विशेष्य या उपमान होता है, परंतु बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है।
आप विग्रह कीजिए, विग्रह के अनुसार ही समास का निर्धारण होगा। बहुत से विद्यार्थी ये मान के चलते हैं कि शब्दों को देख करके वे किसी भी समास का निर्धारण कर लेते हैं, पर समास विग्रह किस प्रकार किया गया है उस आधार पर समास का निर्धारण किया जाता है। कुछ और भी उदाहरण देखिए। महात्मा, महान जो आत्मा, ये कर्मधारय हो जाएगा, पर महान आत्मा है जिसकी, अगर इस प्रकार विग्रह करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक उसी प्रकार से कमल नयन, कमल जैसे नयन, इस प्रकार विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय होगा, पर विग्रह कमल जैसे नयनों वाला करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास होगा। कुमति यानी कुत्सित जो मति, कर्मधारय समास होगा। कुत्सित मति है जिसकी, वो बहुब्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से आपने कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर को देखा। और देखिए बहुत संक्षेप के अंतर्गत द्वंद्व समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं तथा आदि लगता हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है माता पिता, विग्रह हो जाएगा माता और पिता। समस्त पद है राजा रंक, विग्रह हो जाएगा राजा और रंक। इसी प्रकार से पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। गुण दोष, गुण और दोष। नदी नाले, नदी और नाले। जीवन मरण, जीवन और मरण। जल थल, जल और थल। नर नारी, नर और नारी। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये द्वंद्व यानी जिसके अंतर्गत विग्रह करने पर या तो और आ जाए, एवं आ जाए, तथा ये शब्द आ जाए तो उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। एक बहुत ही सरल और संक्षिप्त समास के रूप में आप देखिए अव्ययी भाव समास। इस समास के अंतर्गत जब समस्त पद, पहला पद अव्यय होता है यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके योग्य से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, बन जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे समस्त पद है आजन्म, विग्रह जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत या तक। आमरण, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। एकाएक, अचानक या अकस्मात। गली गली, प्रत्येक गली, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक और एक एक। अक्सर कुछ विद्यार्थी पूछ लेते हैं सर ये संधि और समास दोनों में मेल ही होता है, पर अंतर क्या है? तो बहुत संक्षेप में अंतर समझ लें कि यद्यपि संधि और समास दोनों की प्रकृति मेल की है, पर दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार आप देखें, संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि होते समय एक या दो वर्णों में विकार यानी परिवर्तन होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्दों को मिलकर के एक नया शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आज आपने समास की एक संक्षिप्त सी जानकारी दी। मैंने बहुत कम शब्दों में, कम समय में समेटने की कोशिश की है, फिर भी विस्तार से किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।